हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम्स फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत की है और अपने इस फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हम न केवल जीएस के सेगमेंट को कवर कर रहे थे, बल्कि हमने सीसैट के अंतर्गत मैथ के सेगमेंट को भी कवर कराने की कोशिश की है। मैथ के अंतर्गत ऑलरेडी हमारी 5 क्लासेस आ चुकी हैं। उम्मीद है कि आपने उन 5 क्लासेस को देखा होगा। ये हमारी क्लास 6 है और अपनी इस क्लास 6 के अंतर्गत हम नंबर सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ जीरो को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस जो भी पार्ट्स हैं 5, उनमें हमने संख्याओं का वर्गीकरण और विभाजन के नियम के कॉन्सेप्ट को काफ़ी बेहतरीन तरीके से न केवल समझा था, बल्कि उसको नोट्स के रूप में नोट डाउन भी किया था। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करें। इससे पहले वही पुरानी घिसी पिटी बातें कि आप में से जिन बच्चों के पास ये श्री आईएएस एकेडमी का सिलेबस ना हो मैथ का, इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर लें श्री आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे जाके। वहाँ हमने इसकी लिंक शेयर कर दी है और आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हर एक मैथ के टॉपिक को काफ़ी माइक्रो रूप में देने की कोशिश की है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक आते हैं, या आपके कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो बिना देरी के अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम क्लास कोई भी शुरू करेंगे, उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे, और क्विक रिवीजन हम अपनी प्रीवियस हर एक क्लास का करेंगे। तो अपने इस क्विक रिवीजन में हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की पूरी स्टोरी को कवर करेंगे केवल 15 मिनट में। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी की पूरी स्टोरी को सुनना। ठीक है, पहली क्लास में हमने आपको बेसिक बताया था कि अंक क्या होते हैं। मैंने आपको बोला था कि दुनिया भर में टोटल हमारे 10 अंक हैं, जो कि 0 से लेकर 9 तक होते हैं, और इन्हीं अंकों के समूह से जो बनता है उसको हम संख्या कहते हैं। और इसी संख्या को निरूपित करने के लिए 2 पद्धतियां हैं, जिसमें दशमलव पद्धति काम में आती है। बाकी हमारे पास बाइनरी भी उपलब्ध है, हेक्सा भी उपलब्ध है, और ऑक्टल भी उपलब्ध है। बाइनरी की शुरुआत 2 से होती है, हेक्सा की 16 से होती है, ऑक्टल की 8 से होती है। दशमलव के अंतर्गत हम 10 को बेस मानते हैं, और इसी में हमने आपको बताया था कि 2 पद्धतियां होती हैं संख्या पद्धति में, एक भारतीय होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय होती है। अंतर बस दोनों में इतना है कि इंटरनेशनल में हम अरब और खरब और लाख को ना बोल के वहाँ पे मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। मैंने आपको बोला था कि 10 खरब बराबर 1 ट्रिलियन होता है, और मैंने आपको बोला था कि 1 अरब बराबर 1 बिलियन होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको बेसिक यहाँ पे याद रखनी थी। फिर मैंने इसी क्लास में आपको बताया था कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है, या कहें एक तरीके का स्थानीय मान और जाति मान क्या होता है। कोई भी संख्या आपको अगर दी जाए, उस संख्या में आपसे पूछा जाए कि उसकी फेस वैल्यू क्या है या कहें जाति मान क्या है, तो वही वैल्यू होती है। मतलब अगर आपसे इस प्रश्न में पूछा जाए कि इस 2,45,668 में 6 की जाति मान क्या है या 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर 6 ही है। अगर आपको यहाँ पूछ देता कि इसका स्थानीय मान क्या है, तो हम करते 6 × 100 बराबर 600। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो इकाई का अंक है, 7 जो है वो दहाई का अंक है, और 6 जो है वो सैकड़े का है। तो ये अंतर दोनों में मिलता है। ठीक, इस तरीके से हमारी पहली क्लास का एंड हुआ था। दूसरी क्लास जब हमने शुरू की थी, तो हमने आपको संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में बताया था, और संख्याओं के वर्गीकरण में हमने आपको क्या बताया था। संख्याओं के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि दुनिया में जितने नंबर हैं उनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। उन कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कई प्रकार के नंबर होते हैं। कई प्रकार के नंबर का मतलब जिसमें रियल नंबर पढ़ते हैं और इमेजनरी नंबर पढ़ते हैं। कई नहीं, 2 प्रकार। ठीक है, फ्लो में ज़्यादा वो हो गया। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजनरी। इमेजनरी वो होते हैं जिनको संख्या रेखा पे न दर्शाया जा सके, जैसे √-4, √-3। रियल नंबर वो होते हैं जिनको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, √4, -1, -2, 3, 0, इन सबको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है,
इमेजिनरी नंबर की कोई आगे संतान नहीं होती, लेकिन रियल नंबर जो होते हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक परिमेय कहलाते हैं, एक अपरिमेय कहलाते हैं, रैशनल और इर्रेशनल। परिमेय के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये आगे जाके 3 पार्ट में बढ़ जाते हैं, जिनमें एक का नाम पूर्णांक होता है और एक का नाम दशमलव होता है, एक का नाम भिन्न होता है। भिन्न जो होती हैं वो 2 पार्ट में बढ़ती हैं, उचित भिन्न कहलाती हैं, अनुचित भिन्न कहलाती हैं। उचित भिन्न में हर हमेशा बड़ा होता है और इसका मान हमेशा 1 से कम होगा। अनुचित में अंश हमेशा बड़ा होगा और इसमें 1 से अधिक होगा मान, ठीक है। फिर मैंने आपको पूर्णांक के अंतर्गत भी बोला था, ये 2 पार्ट के होते हैं, एक होती हैं पूर्ण संख्याएं और एक होती हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक में -1, 2, -3 ये होते हैं। जीरो ना तो माइनस होता है ना ही प्लस होता है, जीरो ना सम होता है ना ही विषम होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या में मैंने कहा था कि 0 से लेके जितनी भी संख्याएं वो सब पूर्ण कहलाती हैं, और पूर्ण को भी आगे चल के 2 पार्ट में बांटा जाता है। देखो वैसे तो रियलिटी ये है कि पूर्णांक ही 3 पार्ट में बढ़ते हैं, एक बढ़ता है पूर्ण संख्या में, एक बढ़ता है प्राकृतिक संख्या में और एक बढ़ता है उदासीन में। लेकिन यहाँ पे कई पुस्तकों में ये इस तरीके की कैटेगरी दे देते हैं, तो मैंने इसको भी बेस बना के आपको बता दिया, ठीक है। अब पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो वो जब 2 कैटेगरी में बढ़ती है तो एक प्राकृतिक कहलाती है और एक उदासीन कहलाती है। उदासीन 0 को बोलते हैं, जो ना इधर होता है ना उधर होता है, मतलब बीच का होता है, ठीक है। प्राकृतिक जो संख्याएं वो 1, 2, 3 से शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति में 0 था ही नहीं, 0 की खोज की गई थी और इसकी खोज किसने की थी? भारत ने। अब ऊपर बात करते हैं, जब परिमेय और अपरिमेय की बात आई थी तो मैंने बोला था परिमेय वो संख्याएं कहलाती हैं जिनको P/Q के रूप में दर्शा सकें, जो पुनरावृत्त हों और जो समाप्त भी हों। अपरिमेय की कंडीशन इससे अपोजिट कि P/Q में ना दर्शा पाएँ, ना तो पुनरावृत्त हों और ना ही समाप्त हों, ठीक है। ये कंडीशन थी। अपरिमेय की खास बात कि वो अपने चाचा पे गई थी, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो ये यहीं से एंड हो जाती। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दूसरी क्लास कवर करा दी। तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया सम, विषम, भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य के साथ साथ संपूर्ण संख्याएं। सम संख्याएं वो जो 2 से विभाजित हों, विषम संख्याएं वो 2 से विभाजित हो का मतलब 0, 2, 4, 6, 8 जिसमें आता हो उनको बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक है। विषम संख्याओं का मतलब जो 2 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हों, ठीक है। भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका एक तो खुद का गुणनखंड हो, जिनका एक के गुणनखंड के साथ साथ अन्य भी कई गुणनखंड हो या कहें उभयनिष्ठ हो, वो कहलाती हैं भाज्य। जैसे 12 का एक तो गुणनखंड है ही, इसके अलावा इसके 2 करके 3 गुणनखंड है, तो ये कहलाई भाज्य। इसी के जस्ट अपोजिट में आती है अभाज्य। अभाज्य का क्या मतलब होता है? अभाज्य का मतलब ये होता है जिसका केवल एक हो और उसके अतिरिक्त कोई ना हो। जैसे 3, इसका 1 और 3 है। जैसे 5, 1 और 5 है, इनको अभाज्य बोलते हैं। मैंने बोला था 1 से लेके 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं। सबके नाम मैंने लिखा दिए, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि जो 2 है वो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। एकमात्र ऐसी संख्या जो सम अभाज्य है, ठीक है। इतनी बातें आपको बता दी थी। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि एक जो है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, क्लियर। फिर मैंने आपको क्या बोला था? फिर मैंने आपको बोला था सहअभाज्य के बारे में। इसमें खास बात मैंने बोली थी कि जितनी अगर 2 अभाज्य संख्याएं ग्रुप में हों, युग्म में, ठीक है, जैसे मान लो 2 और 3 हों, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होंगी? ये हमेशा सहअभाज्य ही होंगे, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब 2 भाज्य संख्याएं आ जाती हैं तो वो सहअभाज्य नहीं हो पाती हैं। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य की कंडीशन क्या है कि केवल एक गुणनखंड उसमें कॉमन हो, उससे ज़्यादा उसमें कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये कंडीशन केवल अभाज्य में ही होती है, तो इसलिए सहअभाज्य के बारे में यही बेसिक चीज़ है। फिर मैंने आपको क्या बोला था? लास्ट संपूर्ण संख्याएं, मतलब जिनका गुणनखंड और उनका योग बराबर हो और वो उसी संख्या को दर्शा दें, वो कहलाती हैं संपूर्ण। जैसे 6, इसका गुणनखंड 1, 2 और 3 है, इन 1, 2, 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ऐसे ही 28 का गुणनखंड 1 है, आपको मिलता है, ठीक है, 2 मिलता है आपको, 4 मिलता है, 7 मिलता है, 14 मिलता है, ठीक है, ये मिलता है। और इन्हीं को जोड़ दो, 14 7 21 4 25 2 27 और 1 28, ठीक है, तो ये 28 हो जाती हैं। इतनी बातें मैंने आपको तीसरी क्लास में बता दी थी। तीसरी क्लास बताने के बाद मैंने फिर आपको चौथी क्लास बताई थी।
चौथी के साथ पाँचवीं बताई, पाँचवीं मतलब अलग, तो चौथी पाँचवीं सेम ही है, उनको मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें मैंने विभाजन का नियम बोला था, 2 के विभाजन के नियम में 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए उसको 2 का बोलते हैं। 3 के विभाजन के नियम में मैंने क्या बोला था कि सभी संख्याओं का योग करके 3 से भाग दे दो। 4 के विभाजन के नियम में मैंने क्या बोला था कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दे दो। 5 के विभाजन के नियम में 0 और 5 अगर आ जाए तो 5 से डिवाइड कर दो। 6 के विभाजन के नियम में 2 व 3 से अगर विभाजित होती तो 6 से होगी। 7 के विभाजन के नियम में मैंने 3 तरीके बताए थे, जिसमें पहला तरीका मैंने क्या बोला था कि जो भी संख्या दी जाए उसमें उसके इकाई के अंक का डबल करो और उसमें शेष संख्या को आप घटा दो। ठीक है, तो यह शेष संख्या में उसको घटा दो। इसका फॉर्मूला x - 2y/7 दिया था। फिर मैंने बोला था आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी हल कर दो। इसी में मैंने एक और दूसरी विधि आपको बताई थी कि आप 3 के जोड़े बनाओ और जो भी एक अंतर आए तो उस अंतर को हटा के आगे की दोनों को जोड़ दो और उस अंतर वाले को घटा दो एकांतर करके। ठीक है, 7 के बाद 8 के नियम में क्या खास बात है कि 3 डिजिट जो भी हो संख्या के लास्ट के उसमें 8 का अगर डिवाइड चला जाएगा तो वो 8 से विभाजित होगा। 9 में क्या था, टोटल डिजिट करो, 9 से अगर डिवाइड हो रही है तो उसको डिवाइड कर दो। 9 क्या है, एक मैजिकल नंबर, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या है कि ऊपर जो भी संख्या आती है उस सबको जोड़ दो, उसी से शेषफल के बारे में पता चल जाता है। 10 का होता नहीं है। 11 का विभाजन का नियम क्या बोला था कि जो भी संख्या आपको दी जाए 5 से 6 अंकों की, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान 7 ये संख्या दे दी गई, तो इसमें आप क्या करो कि सम जो हो लेफ्ट से ही जो विषम हो उन विषम के अपने एक जोड़े बना लो और जो सम हैं उनका अपना एक जोड़ा बना लो और जो भी विषम स्थान पे है सम स्थान पे उनको आपस में जोड़ो। जैसे 1, 3, 5 और ये 7 जोड़ दो, ऐसे ही 2 + 4 + 6 जोड़ दो। अब जो जोड़ के आया 7, 5, 12 और 3, 15, 1, 16, 6, 4, 10, 2, 12, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, जो ये आया इनको घटा दो, घटाने पे आपको क्या मिला, 4 मिला। अब 4 अगर ना मिलता, यहाँ पर आपको 0 और 11 मिलता तो हम कहते कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी, या 11 का कोई गुणनखंड मिलता, यहाँ अगर 22 मिलता, यहाँ अगर 33 मिलता तो हम कहते ये संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये नहीं होगी। 11 के बाद 12 का नियम, 12 का नियम होता नहीं है, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। 13 के नियम की अगर हम बात करें तो 13 का नियम सेम है जैसे 7 का है, इसमें बस है x + 4y/13, अर्थात जो भी इकाई का अंक है उसको 4 गुना करो और उसको शेष संख्या में जोड़ दो, घटाना नहीं है, उसको जोड़ना है। 14 का नियम होता ही नहीं है। 15 का नियम है ही नहीं। आप इसको 15 को 6 वाले नियम से ऐड कर सकते हो, कैसे, 3 को 5 से कर सकते हो तो आपका ये हो जाएगा। 14 का आप बना सकते हो कि 2 का 7 से कर दो तो 14 का बन जाएगा। ठीक है, 2 और 7 जिससे विभाजित होते हैं वो 14 और 3 और 5 जिससे विभाजित होते हैं वो 15। ठीक है, फिर 16 का नियम होता ही नहीं है। अब इसमें वही नियम निकालो ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, मतलब 4 डिजिट जो लास्ट के हैं वो 16 से अगर भाग चले जाएं तो 16 का नियम आ गया। मतलब नियम बनाना भी सीखो। ठीक है, फिर 17 का नियम मैंने क्या बताया, इसमें भी x - 5y/17 करना होगा, मतलब कि जो भी इकाई का अंक है उसको 5 गुना करो और शेष संख्या में घटा दो। ठीक है, 18 का नियम क्या होता है, होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें बना सकते हो आप 6 और 3 के कंडीशन लगा के, ठीक है, 6 का और 3 का भागित हो जाए तो ये बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, या 9 का और 2 का नियम लगा दो। इसके बाद 19 का नियम, 19 का मैंने क्या बोला था, बिल्कुल 7 के नियम के जैसा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे प्लस होगा, अर्थात जो इकाई का अंक है उसको दुगना करो और शेष संख्या में जोड़ दो। 7 में क्या कहता है कि इकाई के अंक का दुगना करो शेष संख्या में घटा दो, तो 19 और 7 में बस ये कॉमन बात है। ठीक है, जोड़ घटाने की। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्लास पूरी तरह से कवर कराई थी। फिर मैंने आपको कुछ बेसिक नियम बताए थे, या कहें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। कॉन्सेप्ट क्या थे, वही कि अगर कोई भी संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी जाए तो वो संख्या किसी से विभाजित हो या ना हो वो 101 से पूर्ण विभाजित होगी। फिर मैंने बोला था कोई अंक 6 बार अगर लिखा जाए, 3 बार लिखा जाए, 9 बार लिखा जाए, वो किसी से विभाजित होगा या नहीं होगा, लेकिन 3 से ज़रूर होगा। ठीक है, इसी मैंने जब ये तीनों से अगर विभाजित चेक करना है तो यहाँ पे
6 से अगर विभाजित चेक करना, 6 बार अगर कोई लिख दी गई संख्या तो वहाँ पर क्या होगा, वो कई चीज़ों से विभाजित हो सकती है, 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 33 से भी। ये बेसिक बातें मैंने बताई थी, ठीक। फिर कुछ इंपॉर्टेंट नियम बताए थे। इंपॉर्टेंट मतलब कि x की पावर n प्लस a की पावर अगर n है और इसमें अगर जो n है वो अगर विषम होगा, ठीक है, तो ये संख्या x प्लस a से विभाजित होगी ही होगी। और अगर ये n जो है ये अगर सम होगा तो ये फिर किसी से भी विभाजित नहीं होगी। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको इससे सॉल्व करवाया था, ठीक है। फिर मैंने इसी में एक और नया फार्मूला आपको बताया कि x की पावर n माइनस a की पावर n अगर है तो क्या होगा, और x की पावर n माइनस a की पावर n है जिसमें n अगर विषम है, ठीक है, तो ये x माइनस a से ही केवल विभाजित होगा। लेकिन अगर यहाँ पर n ये सम हो जाए तो ये ना केवल x माइनस a से विभाजित होगा बल्कि x प्लस a से भी विभाजित होगा, मतलब दोनों से विभाजित होगा, ठीक है। इसी के बाद मैंने कुछ इसी में बेसिक फार्मूले लिखा दिए थे ताकि आपको याद रहे कि अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर x माइनस a और x प्लस a है तो ये दोनों से विभाजित होता है, ठीक है। मतलब अगर ये दिया हुआ है तो ये दोनों से विभाजित ऐसे हो जाएगा, ठीक। फिर मैंने इसमें बोला था x की पावर x क्यूब माइनस a क्यूब, ठीक है। और फिर x माइनस a, ये सब बीजगणित के फॉर्मूला हैं, द्विघातीय समीकरण आप पढ़ते हो इसमें, उसी से रिलेटेड है। श्रीधराचार्य विधि इसको बोलते हैं, सीखना नहीं है ना, समझाऊंगा मैं, ठीक है। x माइनस a से ही ये केवल विभाजित होगा, ठीक है, मैंने बताया था आपको। फिर मैंने बोला x क्यूब प्लस a क्यूब, मतलब वहाँ पे n की वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक है, क्यूब में और वो करके, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब ये प्लस में है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स ए, ठीक है। ये किससे होगा, ये केवल x प्लस ए से ही विभाजित होगा, ठीक है, ये केवल x प्लस ए से ही विभाजित होगा। फिर मैंने इसी में एक और लिखाया था x की पावर 4 a की पावर 4, अब ये क्या है, प्लस में है, ठीक है, x की पावर 4 प्लस a की पावर 4, ये किसी से भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है, किसी से नो विभाजित। समझ गए, ये बेसिक बातें बताई थी। कुछ क्वेश्चन भी आपको सॉल्व कराए थे, वो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। एक बात रह गई थी कि कोई संख्या अब आ जाए या नहीं, ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जब मैं शेषफल वाली बातें पढ़ाऊंगा ना तब आपको क्लियर कराऊंगा, ठीक। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, तो इस तरीके से 5 क्लास आपकी पूरी की पूरी रिवाइज हो गई। सोच सकते हो इतनी तेज़ी कोई रिवाइज कराएगा आपको, 5 की 5 क्लासेस, इवन आपको भी ऐसे ही याद करनी है, ठीक है। चलिए आज हम अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या ये तीसरा टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे एक टॉपिक और बचेगा, कौन सा, 2 टॉपिक बचेंगे, इकाई का अंक और शेषफल की संकल्पना। आज केवल हम इसी को पढ़ेंगे, इकाई के अंक को हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास को शुरू करें इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दें, ठीक है। बेसिक बातें क्या, क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, देखो इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्जाम्पल आप लिखो, ठीक है। बाकी अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आते हैं, कैसे आपसे पूछेगा, कैसे नहीं पूछेगा, है ना, क्या आपको करना है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी एग्जाम्पल एक सवाल देखो, मान लो आपको एक सवाल दे दे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10, ठीक है। और आपसे पूछे कि ये 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करने पर, ठीक है, कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे, ठीक है, अंत में, या कुल कितने शून्य आएंगे, ऐसे आपसे पूछते कि कुल कितने शून्य आएंगे, ठीक। तो आपको क्या करना होगा, आपके पास तरीका एक तो ये होगा कि आप इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दो और आंसर निकाल दो और फिर गिन लो कि कितने शून्य आए। एक तो ये तरीका हो गया। ये तरीका बहुत लेंदी है और बहुत जटिल है, क्योंकि अगर जरा सा भी आप भूल गए, जरा सी भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई तो सवाल गलत। दूसरा, इतना एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम होता नहीं कि हम सारी संख्याओं को गुणा करें और कैलकुलेट करके आंसर निकालें। तीसरी बात, आप में से हिंदी मीडियम के बच्चे हो, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है नहीं, तो इतनी फास्ट कैलकुलेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसे तरीक़ों से भी बचो, लास्ट के लिए रखो लेकिन ऐसे तरीक़ों से बचो।
ऐसे तरीकों के न होने के बाद आप क्या करो, कॉन्सेप्ट का यूज करो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जीरो कब आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो कब आएगा, तो जीरो आने की दो कंडीशन होती हैं। या तो स्वयं उस संख्या में जीरो हो पहले से, तब जीरो आएगा, और दूसरा वो संख्या 2 और 5 के गुणज में हो या 2 और 5 की जोड़ी में हो। मतलब 2 और 5 का गुणा जब करोगे तभी तो 10 आएगा। बाकी क्या कोई ऐसी संख्या है, 0 से लेके 9 तक का कोई ऐसा अंक है जो गुणा करने पे 10 लिया है? तो आप कहोगे कि नहीं सर, फिर जोड़ी में होता है, वो 6 + 4 होता है, 3 + 7 होता है, 8 + 2 होता है। लेकिन गुणे में केवल यही बस गुणनखंड होते हैं, इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होता है। और आप इसको निकाल भी सकते हो कि 10 का गुणनखंड 2 × 5 = 10 और 5 × 5 कि 2 और 5 ही होते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जब भी इतने बड़े सवाल दिखें तो जो जीरो आपको दिया जाए, ठीक है, पहले उसको तो अलग कर लो और उस जीरो के बाद 2 और 5 की जोड़ियां बनाओ। जोड़ी का मतलब 2 और 5 के जोड़े। अगर 2 और मान लो सपोज करो कि 2 अगर 4 बार आ गया, ठीक है, 2 अगर 4 बार आ गया और 5 केवल 2 बार आया है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये 2 जोड़ियाँ बनेंगी, ठीक है। 2 जोड़ियों का मतलब 10 × 10 बने, मतलब यहाँ पे केवल 2 जीरो आएंगे, ठीक है, ये होता है। तो मैं पहले आपको ये जो सवाल दिया हूँ, इस सवाल को पहले मैं आपकी विधि से, जिस विधि से आप करते आए हो वैसे करके दिखा देता हूँ। फिर मैं इसको जो अभी मैंने आपको जोड़ी वाली विधि बताई है उससे करके बता देता हूँ, और फिर थ्योरी आपको लिखवाता हूँ, फिर इन सवालों को करवाते हैं, फिर इनके जो भी टाइप्स हैं उनको बताते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो एक विधि है उसको भी बताते हैं, ठीक। तो पहले क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है आपको और इसको हल करना है, ठीक है। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10, ठीक है। इसमें पूछा है कि कुल कितने शून्य होंगे। विगत वर्षों के पेपर उठा के देखोगे तो पिछले 5 वर्ष में ही, 5 वर्ष तो बहुत ज़्यादा कह दिया, हाँ 4 वर्ष के अंदर अंदर 4 से 5 प्रश्न आए यूपीएससी के सीसेट में, ठीक है। कुल कितने शून्य होंगे। और अब थोड़ा मज़ेदार आएगा प्रश्न, कॉन्सेप्चुअल बना के, अभी मैं बताऊंगा कैसा आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, गुणा करो सीधे। 1 का गुणा 2 में, 2 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 4 में, 4 का गुणा 5 में, 5 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 7 में। तो गुणा करो। तो आपने गुणा किया, तो गुणा कैसे करोगे आप, ऐसे करोगे ना, 9 × 8 = 72, ठीक है, 9 × 8 = 72 × 10, ठीक है, 7 × 6 ये 42, ठीक है, 5 × 4 = 20, ठीक है, 3 दूना 6, तो 6 × 20 × 42 × 72 × 10 आ गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे 72 का गुणा 20 में करो, मतलब सरल सरल का 7 में करो, ठीक है, 42 × 6, ठीक, और 72 × 20, 72 दूना कितना होता है, 144 होता है, यहाँ पे 20 आ गया तो एक जीरो आ गया, इंटू ये 10 हो गया, ठीक। 1440 × 10, अब 1440 कितना हो गया, 14,400, क्योंकि ये 10 इससे जुड़ गया, ठीक है। अब ये 42 × 6, ठीक, अब 42 × 6, अब चाहे तो इसका गुणा करो, इसीलिए कहता हूँ ना इसमें जटिलताएं बहुत होती हैं, ठीक। तो अब आप इसमें गुणा करोगे, 42 का ही कर लो पहले गुणा, 2 जीरो ये हो गए, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8, ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे करो, फिर ये जीरो, फिर ये जीरो, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17, 4 1 कम 4 और 1 5, ठीक, 0 0 8 8 6 14 7 2 9 1 10 5 1 6, ठीक है। अब ये 5 1 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, 6 का गुणा करना है इस संख्या, 6 का गुणा करो, 0 0 8 4 0 6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें कितने जीरो दिखे, यहाँ पे हमें जीरो दिखे 2, ठीक है, यहाँ पे हमें जीरो कितने दिखे, 2 जीरो दिखे, ठीक, ये 2 जीरो हमको दिख गए। अब आपको क्या करना है, ये विधि आपको दिख गई। अब इस विधि के अलावा आप वो वाला तरीका लगाओ जो मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये विधि लगाओ। अब इस विधि में क्या है, एक तो ये जीरो है,
ठीक है, एक ये 0 है। अब जोड़ी बनाओ 2 और 5 की, तो 2 1 ये आया है यहाँ पे, तो हमने एक ये 2 ले लिया, और एक ये 5 आया है, ठीक है, तो हमने एक ये 5 ले लिया, ठीक है। अब क्या यहाँ पे 2 और 5 और हैं, तो आप देखो यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ तो 2 है 2 बार, ठीक है, तो क्या 5 आगे है कहीं? नहीं सर, 5 तो कहीं नहीं है, तो मतलब एक ये जोड़ी और बनेगी, तो 10 गुणे 10 मतलब 2 0 आए। तो ये सरल तरीका है, समझ गए। केवल जोड़ी बनाओ आप, यहाँ लिखो सेकंड मेथड, केवल आपको जोड़ी बनाना है, ठीक है। जोड़ी अगर आपकी बन गई, मतलब वही रब ने बना दी जोड़ी, जोड़ी अगर आपकी बन गई तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक। आप कहोगे सर ये तो छोटी सी संख्या थी, बड़ी संख्या अगर होती तो बड़ी संख्या को भी हम कर लेते। जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे 24 है, 60 है, ठीक है, 125 है, 55 है और 95। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें भी क्या करोगे? अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, दिमाग का दही हो जाएगा, थक जाओगे, ठीक है। तो उस थकान से आपको बचना है, तो थकान से बचने के लिए आप क्या करोगे? इन सबके गुणनखंड निकाल लो, मतलब 24, 60, 125, 55, 95, इन सबके गुणनखंड निकाल लो, ठीक है। गुणनखंड का मतलब इनको 2 और 5 के जोड़े में लिख दो। जैसे ये 24 है तो 24 का एलसीएम निकालो, 2 एक कम 2, 2 छंग का 12, ठीक है, 2 छंग का 12, ठीक है, 2 तें 6 और ये 3, ठीक, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24, ठीक है, ये 24 का हो गया। अब 60 का ऐसे ही निकाल लो, 60 में, ठीक है, 2 ये 30 आया, ठीक है, ये 15 आया, ये धीरे धीरे करोगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ये 5 आया, ये 5 आया, 5 ते 15 दूनी 30 दूना 60, यानी कि 2 दूना 4 ते 12 पंचे 60, तो ये हो गया 5 का। अब 125 का देखो, 125 का निकालो तो ये 5 से ही निकलेगा, ठीक है, 5 दूना 10, 55 25, 55 25, 55 25, 55 25 पंचे 125, 3 बार मतलब गया 5 25 पंचे 125। अगर आपको आता होता क्यूब, अब याद करो क्यूब, मैंने क्यों बोला था पहली क्लास में कि क्यूब आपको 15 तक याद होने चाहिए, इसीलिए तो बोला था, ठीक है। अब 55 है, 55 का आपको पता है कि 11 पचे 55, इसके अलावा और कोई गुणनखंड बनेगा नहीं। 95 है, 95 का क्या होगा? 19 पने 95, ठीक है, तो 5 × 19, ठीक है, इसके अलावा और कोई होएगा नहीं। अब यहाँ पे जब आपको इतना सब दिख गया तो अब आपको क्या करना है? 5 देखने कितनी बार आए, 2 देखने कितनी बार आए, ठीक। तो 2 देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार आया है 2, ठीक, 5 बार 2 आया है, इनटू यहाँ पे करो 5 कितनी बार आया है? 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, 5 आया 6 बार। हमें 6 बार 5 को नहीं लेना है, हमें 6 बार नहीं लेना है, हमें जितनी जोड़ी, मतलब जो जोड़ में है, मेल में जितनी जोड़ी 5 की है या जितनी 2 की है उतनी ही लेनी है, दोनों को बराबर। तो हमारा मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 2 और 5 की जोड़ी कितनी बनी? यहाँ पे 5 जोड़ियाँ बनी, ठीक है। अब 5 जोड़ियाँ अगर हमारी बनी हैं तो शून्य कितने होंगे? 5 शून्य होंगे। क्यों? क्योंकि 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 ही तो हुआ, तो यहाँ पर हमारे 5 शून्य आ गए, हमने डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल दिया। समझ गए? ये सरल तरीका है इसका, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप इस वाले तरीकों को अपनाइए, आप जोड़ियाँ बनाइए, है ना। आपकी जोड़ी भले ही ना बनी हो जीवन में, लेकिन शून्यों की जोड़ी आपको बनानी है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर इसके साथ ब्रेकअप करेंगे, इसके साथ ब्रेकअप कर लिया ना तो यूपीएससी आपके साथ ब्रेकअप कर लेगी। तो इसके साथ आपको जोड़ी बनानी है, ज़िंदगी इसके साथ गुजारनी है, शून्यों के साथ, क्योंकि बड़े प्यारे लोग हैं ये, ठीक है। तो अब लिखो परिभाषाएं। नंबर ऑफ जीरो, ठीक है, लिखो नंबर ऑफ जीरो, लिखो, रुको रुको इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, लिखो शून्यों की संख्या, हेडिंग डालो। अभी तक तो एग्जाम्पल बताए, इनको नोट करना था जितने बताए। लिखो शून्यों की संख्या, ठीक है, यहाँ लिखो कॉन्सेप्ट हेडिंग में, ठीक है। लिखो किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या
ज्ञात करने के लिए हमें 2 व 5 की जोड़ियों की संख्या की ज़रूरत पड़ती है। कारण 2 व 5 ही आपस में गुणा करके शून्य की संख्या को निरूपित करते हैं। शून्य की संख्या को निरूपित करते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि यदि पहले से ही प्रश्न में कोई शून्य विद्यमान हो तो हम उसे हमें उसे जोड़ी में नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसे अलग कर बाद में बनी हुई जोड़ी या प्राप्त हुई जोड़ी में ऐड कर देना चाहिए। तभी हमें शून्यों की वास्तविक संख्या ज्ञात हो पाएगी। ठीक है, अर्थात अब इतना बड़ा ना भी याद रहे तो भी याद कर लो कैसे। अर्थात किसी भी संख्या में शून्य 2 ही कारणों से आता है। शून्य 2 ही कारणों से आता है, या तो संख्या में पहले से ही शून्य हो या फिर 2 व 5 का गुणज हो। गुणज का मतलब गुणनखंड हो। ठीक, तो अब आप समझ गए 2 व 5 का गुणज हो या 2 व 5 का गुणनखंड हो, है ना। इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक, अब इसमें एक तीसरा तरीका और आता है घात को लेकर, वो मैं आपको सिखाऊंगा कि अधिकतम घातें ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके आधार पे भी होता है। लिख लो, उसको भी लिख लो, है ना, छूटे ना। मान लो आपको कोई नया व्यक्ति तरीका सिखाए तो आपको पता हो। अन्य तरीका लिखो, हेडिंग डालो अन्य तरीका। ठीक है, किसी भी संख्या में उतने ही शून्य होंगे जितने की उसमें 10 की घात होंगी। घात का मतलब इंग्लिश में लिखो पावर मतलब IS वाली नहीं। पावर का मतलब उस पर कितनी घातें ऊपर चढ़ी हैं, स्क्वायर में है, क्यूब में है, या और भी ज़्यादा उसमें घातें हैं। अभी मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, घातें होंगी। 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। रुको यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि, है ना, ध्यान देने योग्य बात है कि 10 एक अभाज्य संख्या
नहीं है। अब आपको पता चला अभाज्य किसको बोलते हैं। अभाज्य का मतलब जिसका खुद के अलावा कोई गुणनखंड ना हो, जबकि 10 का क्या है, 1 है, 2 है और 5 है। जबकि होना क्या चाहिए अभाज्य के लिए, 1 और 10 होना चाहिए, तो वो चीज़ है नहीं, तो इसके 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह है कि 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, अतः दिए गए व्यंजक में, व्यंजक का मतलब जो भी वो संख्या दी जाए। देखो अब जब काफ़ी सारी संख्याएं लिख दी जाती हैं ना, ठीक है, व्यंजक को लिख लो पहले आप, काफ़ी सारी संख्याओं का समूह, काफ़ी सारी संख्याओं का समूह, नया शब्द है ये। जैसे अंक पढ़ते हो, फिर अंक, बहुत सारे अंक मिलके बनाती हैं संख्याएं, और बहुत सारी संख्याएं मिलके बनाती हैं व्यंजक। ठीक है, तो काफ़ी सारी संख्याओं का समूह। अतः दिए गए व्यंजक में 2 गुणे 5 यानी कि 2 और 5 की जितनी घात होंगी, जितनी घात मतलब जितनी पावर होंगी उसके अंत में, ये तरीका भी दिखा देता हूँ सॉल्व करके, बाकी आपको करना नहीं है इस तरीके से क्योंकि गड़बड़ होगा फिर, क्योंकि इसमें भाग जिसको पहाड़े आते हैं ना उसके लिए फिर ये ठीक है। ठीक है, उसके अंत में उतने ही शून्य होंगे, उसके अंत में उतने ही शून्य होंगे। अतः इसे हल करने के लिए, 2 तथा 5 की अधिकतम, ठीक है, 2 तथा 5 की अधिकतम घात निकालने की आवश्यकता होती है, ठीक है, स्मरणीय हो इन दोनों घातों में जिसकी घात, जिस घात का संख्यात्मक ऐसे लिखो, संख्यात्मक मान कम होगा, व्यंजक के अंत में उतने ही शून्य होंगे। ठीक है, ये बात पहले लिख लो, है ना, फिर मैं इसको एग्जाम्पल के जरिए समझा देता हूँ ताकि आपसे गड़बड़ ना हो, है ना। और नहीं याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया है। ये अगला तरीका है, मतलब तीसरा, किसी भी संख्या में उतने ही शून्य होंगे जितने कि उसमें 10 की घात या 10 की पावर होगी। ध्यान देने योग्य बात है कि 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अतः दिए गए व्यंजक में, व्यंजक का मतलब काफ़ी सारी संख्याओं का समूह, अतः दिए गए व्यंजक में 2 गुणे 5 या 2 और 5 की जितनी घात होंगी उसके अंत में उतने ही शून्य होंगे। अतः इसे हल करने के लिए 2 तथा 5 की अधिकतम घात निकालने की आवश्यकता होगी। यहाँ घात शब्द हम यूज कर रहे हैं, वहाँ जोड़ियाँ यूज कर रहे हैं, बात एक ही है। ठीक है, स्मरणीय हो इन दोनों घातों में जिस घात का संख्यात्मक मान कम होगा व्यंजक के अंत में उतने ही शून्य होंगे, मतलब जिसकी पावर कम होगी। जैसे अभी मैंने आपको बोला ना 2 की पावर 5 थी, 5 की पावर 6 थी, तो 5 थी तो हम 5 के हिसाब से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वही इसने जटिल भाषा में लिख दिया। इसीलिए किताबों की भाषा लोगों को समझ में नहीं आती ना, वो लोग बहुत जटिल लिखते हैं। ठीक है, अब एक इसी लेवल पे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, मान लो 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके आपको 50 तक का गुणा करना है। ठीक है, 50 तक की संख्याओं का गुणा करना है, और आपसे पूछ ले कि इसमें कुल कितने शून्य होंगे।
ठीक है, कुल कितने शून्य होंगे। ये एक तरीका देख लो, ये जटिल जटिल तरीका है, लेकिन अभी मैं इसका एक सरल तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सरल। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं को गुणा करके आपको निकालना है। 10 तक का तो आपने गुणा कर लिया था आपस में, लेकिन 50 तक लिख के गुणा थोड़ा ना करोगे, दिमाग का दही हो जाएगा। तो इसका क्या तरीका है, तो इसको क्या करो, सीधे से ऐसे सवाल लिखो। ठीक है, 6 गुणे डॉट 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 कितना 50 तक। ठीक, ऐसे आपने सवाल लिखा। अब जो ही आपने सवाल लिखा तो अब आप क्या करो, इसमें 2 की अधिकतम घात निकालो। ठीक है, 2 की अधिकतम घात, तो 2 की अधिकतम घात कैसे निकलेगी। 2 की अधिकतम घात किसको बोलते हैं, 2 की अधिकतम घात बोलते हैं 2 के पहाड़े के आगे कितनी घात हैं। जैसे 2 की घात 1 तो कितना है 2, 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर कितना है 16, 2 की घात 5 बराबर 32, 2 की घात 6 बराबर 64। क्या 64 मतलब 50 से कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहोगे सर 64 तो 50 से ज़्यादा है, तो ये क्या हुई अधिकतम घात। तो 2 की घात 6 तक, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे किस में 50 में। ठीक है, 2 की अधिकतम घात से हम भाग देंगे किस में 50 में। ठीक, तो 50 में हमने 2 की घात का ये पहली घात का भाग दिया। ठीक है, फिर 50 में हमने क्या किया, दूसरी घात का भाग दिया, 50 में हमने तीसरी घात का भाग दिया, 50 में हमने चौथी घात का भाग दिया, 50 में हमने पाँचवीं घात का भाग दिया और 50 में हमने छठवीं घात का भाग दिया। ठीक है, ध्यान देना, छठवीं घात का हमने भाग दिया। ऐसे करके आप भाग दोगे। ठीक, भाग देने के बाद आप भाग दो इसमें, तो 50 को 2 का भाग दोगे 50 पे कितना आएगा 25 आएगा। 4 का भाग 50 में दोगे तो कितना आएगा आपका 12 बार जाएगा, बार चौक मतलब जितनी बार जाए, ठीक है, उतने यहाँ पे लिखना है। तो आपको पता चला 12 बार जा रहा है, वो शेष नहीं लिखना है ना, बार चौक 48। अब जैसे यहाँ पे 8 छंग 48 तो 6 कर दिया, 16 32 16 48 ये कर दिया, 32 दूना 64 हो रहा तो यहाँ पे 1 बार गया, 64 वाला जाएगा नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 हो गया। अब क्या करो, अब इन सबको जोड़ो, 25 और 12 37, 37 और 6 43 और 3 46 और 1 47, तो ये कितना आया 47 आ गया आपका। ठीक है, ये आपका कितना आया 47 आया, यानी कि 2 की अधिकतम घात का मतलब यहाँ पे आपका 47 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में दूसरा निकालो, 5 की अधिकतम घात, अभी तो हमने 2 का निकाला ना, 5 की अधिकतम घात, 5 की 1 घात होती तो कितना आता है 5 आता है, 5 की घात 2 होती तो कितना आता है 25 आता है, 5 की घात 3 हो तो कितना आएगा 125, तो अधिकतम क्या है 3 ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3 मतलब 50 में हम पहले 5 का भाग देंगे, 50 में हम फिर 25 का भाग देंगे, 50 में हम 125 का भाग देंगे। आप इमेजिन करके बताओ, 5 में यहाँ भाग दोगे 10 आएगा, यहाँ भाग दोगे 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो यहाँ कितना आया 10 दूनी 12, तो यहाँ हमारी घात कितनी आई 12 घात आई, और यहाँ कितनी आई 47। तो हमें उससे नहीं मतलब है, जो सबसे कम आई है हमें उससे मतलब है। तो सबसे कम कौन सी आई है, सबसे कम 12 आई है। तो मतलब 1 से लेके 50 तक की ये जो संख्याएं, इनका जब हम गुणा करेंगे तो कितने जीरो होंगे, तो यहाँ पर जीरो टोटल आएंगे 12। एक ये तरीका, ये है बहुत बड़ी संख्याओं का गुणा करने का जो क्रम में, जैसे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणा कर दें। हो सकता है यूपीएससी नेक्स्ट टाइम आपसे जो क्वेश्चन पूछेगी वो जानते हो कौन सा क्वेश्चन होगा, बताओ कौन सा होगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डैश 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 999 में शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या। तो आपको क्या करना है, चाहे तो इस तरीके का यूज कर लो, वरना अभी मैं एक तरीका और बताने वाला हूँ। ठीक है, उस तरीके के आधार पे फिर करोगे तो आपका फिर आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा आंसर वो अभी मैं बताता हूँ आपको। ठीक, अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ दिक्कत ये है कि अब आपको 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ना है 999 बार, तो 2 का फिर मत पढ़ो शुरू में। क्यों, क्योंकि 2 का पहाड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और हमें बहुत ज़्यादा थोड़ा ना मतलब है, मतलब किससे, दोनों में कितनी घातें कॉमन हो रही। ठीक है, तो हम यहाँ शुरुआत 5 से करेंगे, तो 5 का पहले 5, ठीक है, 2 दूसरी घात 25, तीसरी घात कितनी है 125, ठीक है, चौथी घात कितनी है 625, ठीक है, 625 तो हुई,
5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आता है ना। पचम 25, पंचे 125, पंचे 625। ठीक है, अब 625 में फिर 5 का भाग दो। अब ये 625 क्या है, 999 से छोटा है, तो हम एक बार और भाग देंगे। ठीक है, एक बार हम और भाग देंगे 5 बार में, तो 625 इंटू 5 मतलब पचम 25, 5 दूना 10, 2 12, 6 पंचे 30 और एक 31, 3125 आया। तो ये क्या है, 3125 तक हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो 3125 कितनी बार पावर होगी, 3125 हमारी 5 बार हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 999 में पहले 5 का भाग देंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 999 में 25 का भाग देंगे, फिर हम क्या करेंगे, 999 में हम 125 का भाग देंगे, फिर हम क्या करेंगे, 999 में हम 625 का भाग देंगे, फिर हम क्या करेंगे कि 999 में 3125 का भाग देंगे। ठीक, अब इतना आप भाग दोगे तो होगा ना दिमाग का दही। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये विधि हमारे लिए यूजलेस है, ये विधि हमारे लिए बेकार है। तो किताबों में इस विधि को अगर दिया जाए तो आप इसको अवॉइड करना, क्योंकि भाग देते देते आपकी कचूमर निकल जाएगा। 100 तक 50 तक तो आप कर सकते हो, लेकिन उससे ऊपर ये फिर किसी काम की नहीं। तो उसके ऊपर कौन सी काम की आएगी वो अभी हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, जो कि मैंने अभी ये बताया ना आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वाला जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बताया, ये पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के 2 और 5 की जोड़ियां बनाते हैं। तो पहले इसी आधार पे हम कुछ सवाल सॉल्व करते हैं, ताकि एक प्रैक्टिस बन जाए और फिर आपको दिक्कत ना आए, है ना। नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर इसमें तो आपने प्रैक्टिस कराई ही नहीं, और फिर वो दिक्कत हो जाती। ठीक, तो क्या करना है, जैसे सवाल लिखो, क्वेश्चन 44 लिखो, दिए गए व्यंजक लिखो, अच्छे से ही लिख लो सवाल, लिखो सवाल, क्वेश्चन दिए गए व्यंजक 44 गुणे 45 गुणे 48 गुणे 120 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 360 में कुल कितने शून्य हैं, कुल कितने शून्यों की संख्या होगी, कुल कितने शून्यों की संख्या होगी। ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन आपको हमने दिए। ठीक है, 7 8 6 9। ठीक है, बताना है आपको ये शून्य। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। तो अब हम इसको हल करके आपको बताते हैं। ठीक है, एक ही विधि से बताएंगे, 3-4 विधि से नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में हवा टाइट हो जाएगी, तो वो तो फिर मूर्खता है, कैलकुलेशन करें इतना लंबा। ठीक, सीधे जोड़ी बनाते हैं, बाकी कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। ठीक है, जोड़ियाँ ही बनाते हैं। 44 गुणे 45 गुणे 48 गुणे 120 गुणे 50 गुणे 55 गुणे 360। ठीक है, ये आपको संख्या दी गई है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें बस जोड़ियां बनानी है। सबसे पहले आप ये देखो इसमें जीरो कहाँ कहाँ है, एक ये जीरो, एक ये जीरो, एक ये जीरो, मतलब ऑलरेडी हमारे पास 3 जीरो हैं। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इस 44 का गुणनखंड निकालना है, 45 का निकालना है, 48 का निकालना है, 12 का निकालना है, 5 का निकालना है, 55 का निकालना है, 36 का निकालना है। ठीक है, इनका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए। तो कोई भी संख्या गुणनखंड निकालो, ऐसे 44 छोटी से छोटी संख्या से पहले भाग दो। तो 2 से दोगे तो 22 आ जाएगा, फिर 2 से दोगे 11 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे 11 आएगा। ठीक है, 2 दून 11 दूना 22 दूना 44। तो हमारे पास यहाँ पे 44 का गुणनखंड आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 11। ठीक है, फिर आप देखो अगला क्या है, 45 है, तो 45 का गुणनखंड निकालो, 3 से जाएगा। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 3 से ही क्यों जाएगा, क्योंकि 5 4 9 होता है और 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको पुरानी क्लासेस आनी चाहिए। तो 3 एक कम 3, 53 15, और ये 53 15 5। ठीक है, और जो बच्चे टैलेंटेड उनका तो ऐसे निकाल आएगा, 3 3 9 15 45।
तो यहाँ पे 3 × 3 × 5 हमने कर दिया। फिर क्या आता है, 48 आता है। तो 48 के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए सिंपल है, 2 से निकालो, 24 आया, फिर 12 आया, फिर 6 आया, फिर 3 आया और फिर 3 आया। ठीक, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 आया और फिर ये 3 आया। ठीक, अब 12 आया। ठीक है, तो 12 का गुणनखंड क्या है, 12 का सिंपल सा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। तो 12 का क्या होगा, 12 का आप ऐसे निकालो, 3 दूना 6 दूना 12, 2 × 2 × 3। ठीक है, ये 12 हो गया। अब 5 है तो 5 का तो सिंपल ही 5 आएगा। फिर 55 है, 55 का क्या होगा, 11 × 5 = 55, तो 5 × 11 हो गया। ठीक है, फिर 36 है। ठीक है, 36 का क्या होगा, 36 का 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, 8 चौको 32 होता है, नहीं आएगा। ठीक है, तो 36 मतलब 18। ठीक है, 9 और फिर ये 3, तो यहाँ पे 3 3 × 9 दूना 18 दूना 36। ठीक, इतना हमारा ये गुणनखंड निकला। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें जोड़ियाँ गिननी है। तो जोड़ियाँ हम किसकी किसकी गिनेंगे, जोड़ियाँ हम गिनेंगे 2 की और 5 की। ठीक है, तो जोड़ियाँ गिनो आप यहाँ पे। जोड़ियाँ जब गिनोगे तो 2 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10। 2 कितनी बार है, 10 बार है। 5 ये ऐसे ही लिखा जाता है, 2 ये पावर हो गई, यही घात होती है। ठीक है, तो 2 जितनी बार हो उसके ऊपर उतने नंबर लगा दो। ठीक, फिर यहाँ पे 5 कितनी बार है, तो यहाँ देखोगे 1 बार है, 2 बार है और 3 बार है। तो यहाँ पे सॉरी 5 कितनी बार है, 3 बार। तो जोड़ियाँ कितनी बनी, जोड़ियाँ केवल हमारी 3 ही तो बनी, 2 और 5 की। ठीक है, मिला के, बाकी हमें 7 एक्स्ट्रा 2 आ गया, हमें उससे क्या मतलब, हमें जोड़ी से मतलब। तो 3 जोड़ी यहाँ बनी, 3 ये 0 पहले से थे तो 3 जोड़ी हमने और बना दी। तो टोटल हमारे 0 कितने हो गए, टोटल हमारे सर 0 हो गए 6। मतलब इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में कितने 0 आएंगे, इस पूरे कैलकुलेशन में 6 0 आएंगे। समझ गए, तो ऐसे आपको यहाँ पे इन प्रश्नों में याद रखना है। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन और देते हैं। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, दिए गए व्यंजकों में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। शून्यों की संख्या ज्ञात करो। पहला सवाल है 24 × 120 × 65 × 25 × 400। ठीक, दूसरा सवाल है 10 × 20 × 30 × 40 × 50 × 60 × 70 × 80 × 90 × 100। ठीक, तीसरा सवाल है 10 × 30 × 50 × 70 × 90 × ठीक है, बस 90 ही रखो। ठीक, चौथा सवाल लिखो 20 × 40 × 60 × 80 × 100। ठीक, लिख लिया इतना। चलिए, उम्मीद है कि आपने इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और आपके यहाँ पे आंसर भी आ गए होंगे। तो सबसे पहले आप अपने अपने आंसर मिला लो। ठीक है, मिला लो अपने अपने आंसर कि आपके आंसर सही हो रहे कि नहीं। इसका जो आंसर आपको मिलेगा, सॉल्व ही करते हैं तभी बताते हैं, है ना, ऐसे क्यों फिर आप कहोगे नकल करा दिए। चलो एक एक क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो पहले सॉल्व ही करते हैं। ठीक है, 24 × 120 × 65 × 25 × 400। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, जो 0 दिए पहले हम उनको हटा लेते हैं। तो यहाँ कितने, 1 ये 0 हो गया, 2 ये 0 हो गया, 3 0 हो गए। ठीक है, यहाँ हल लिखो, 3 0 अलग हो गए। अब हमारे पास क्या संख्या बची, 24 बची, 12 बची, 65 बची, 25 बची और 4 बची। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड निकालना है। तो 24 का गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24। ठीक है, 12 का 2 दूना 4 त्रिक 12 4 3 12। ठीक है, 65 का क्या आएगा, 13 5 65। ठीक है, 13 5 65, 13 × 5। ठीक है, क्यों आएगा,
इसके अलावा और कोई है ही नहीं ना। 5 से पढ़ोगे, 5 एकम 5 और फिर 5 ते 15 13 हो जाएगा, 13 पचास 65, 25 का पचम 25 आएगा और 4 का 2 गुणे 2 आएगा। ठीक, अब जोड़ियाँ बनाओ। तो अब आप जोड़ी जब बना रहे होगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। नोटिस क्या करोगे यहाँ पे? नोटिस ये कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, यानी कि 2 कितनी बार आया? 7 बार। लेकिन 5 कितनी बार आया? ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ 5 है ही नहीं। 1 5 आया, 2 5 आया, 3 5 आया, तो 5 हमारे पास 3 बार आया। तो टोटल जोड़ी कितनी बनेगी? फिर 3 जोड़ी यहाँ पे बनी, तो 3 जोड़ी यहाँ बनी, मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 3 जीरो ये हो गए और 3 हमारे पहले के जीरो, तो हमारे कितने हो गए? टोटल 6 जीरो हो गए। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 6 शून्य आएगा। तो पहले का जो हमारा आंसर होगा, ये पहले का ये आएगा 6। ठीक है, अब दूसरा देखो कि 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे, ठीक है, इस पे क्या करना है? ये बिल्कुल सिंपल है। ठीक, इस पे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना तो फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल लिखो। 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 70 गुणे 80 गुणे 90 गुणे 100। ठीक है, सबसे पहले जो भी जीरो हैं उनको हटा दो। ठीक है, एक ये जीरो, एक ये जीरो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 10 की पावर 11 आ गई। ठीक है, 11 जीरो है यहाँ पे। ठीक, अब 11 जीरो यहाँ पे हो गए। अब फिर निकालो बाकी के, यहाँ 2 यहाँ 3, तो यहाँ 2 यहाँ 3, ये 4 है तो इसको हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ये 5 है, हम इसको 5 लिख सकते हैं। ये 6 है, इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ये 7 है, ये 7 ही रहेगा। 8 है, 2 दूना 4 दूना 8 लिख सकते हैं। 9 है, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। बाकी यहाँ कुछ है नहीं। अब यहाँ एक चीज़ देखो कि 2 की संख्या यहाँ पे आपको कितनी बार मिलती है? 2 की संख्या यहाँ पे आपको मिल रही 1 2 3 4 5 6 7 बार। ठीक है, यानी कि 2 आपका आया 7 बार, लेकिन 5 कितनी बार है? 1, बस एक ही बार, तो 5 एक बार है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक ही जोड़ी बनेगी, तो एक जोड़ी ये हो गई। 11 जीरो पहले के थे, तो प्लस कितने? 12 शून्य हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आया? इसका आंसर आपका आया यहाँ पे 12 शून्य। ठीक है, जो दूसरा नंबर सवाल है। अब दूसरे के बाद कौन सा है? तीसरा नंबर। 10 30 50 70 90। ठीक है, इसको करते हैं। तीसरा नंबर 10 30 50 70 90, सिंपल है। इसमें क्या करना है? 1 2 3 4 5। ठीक है, 10 की घात 5, यानी कि 5 जीरो हैं। फिर यहाँ कितना बचता है? 3 बचता है, 5 बचता है, 7 बचता है, 9। यहाँ कहीं 2 है? नहीं है। तो जब कहीं 2 है ही नहीं तो जोड़ी बनेगी ही नहीं। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ केवल और केवल 5 शून्य ही होंगे। ठीक है, तो तीसरे का आंसर आपको 5 मिल गया। ठीक, फिर आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है? 10 गुणे 30 गुणे 50 गुणे 70 गुणे 90। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। इसमें भी वही देखो, 1 2 3 4 5। अरे ये वाला सवाल अभी किया तो है मैंने। अजीब इंसान है, मतलब पता नहीं किस नशे में बैठा हूँ। चौथा क्वेश्चन ये नहीं है। चौथा क्वेश्चन है आपका 20 गुणे 40 गुणे 60 गुणे 80 गुणे 100। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 2 6 जीरो, तो ये पहले ही हो गया, तो 10 की घात 6 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 4, तो 2 तो 2 रहेगा, 4 को हमने 2 बार लिख लिया, 6 को 2 गुणे 3 कर लिया, 8 को 2 दूना 4 दूना 8 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे तो जीरो हमने ले लिया। अब एक बात बताओ, यहाँ कहीं 5 है? नहीं है। तो 5 जब है ही नहीं तो फिर जीरो कितने आएंगे? सिर्फ 6 ही आएंगे। तो मतलब यहाँ पे 6 शून्य ही रहेंगे, कारण 5 है नहीं तो जोड़ी बनी नहीं। ठीक, तो यहाँ पे कितने हो गए? 6 शून्य हो गए। बस, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखने हैं। क्लियर इतनी बातें? अब इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब हमारा एक इसी में नया टाइप है। नया टाइप मतलब वो लास्ट टाइप है, वो टाइप आपको आना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन, अच्छा चलो और कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो आप, है ना, एक क्वेश्चन और कर लो, नहीं तो आप कहोगे कि सर बताया नहीं आपने, और गड़बड़ हो जाएगी फिर आपको। ठीक, जैसे 24 गुणे 60 गुणे
125 गुणे 55 गुणे 95। अब ये दिया है, ठीक है। में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करो भाई शून्यों की संख्या। वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो कि पहले खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। खुद से सॉल्व कर लोगे, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है, ना हो तो हम तो बैठे ही हैं, ठीक है। करो। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाला होगा। तो अब हम निकालते हैं। तो ये 24 गुणे 60 गुणे 125 गुणे 55 गुणे 95 है। ये सवाल मैंने किया है क्या? ये सवाल मैंने शायद करा दिया है, मुझे लगता है ना। 24 गुणे 120 हो गया, ये 24 गुणे 44 50 हो गया। सवाल कराया है क्या मैंने? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। 24 गुणे, हाँ ये सवाल मैंने कराया है, ठीक है। ये मैंने देखो ऐसे कराया था, ठीक है, जोड़ियाँ बना के। चलो ये हो गया है, तो अब फिर क्या करें, जब हो ही गया है मतलब मैंने पहले ही पढ़ा दिया। आज मैं थोड़ा उल्टा तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं पहले पढ़ा दे रहा हूँ फिर आपको कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सवाल रह गया था, ठीक है। अब डालो इसी में सेकेंड टाइप, यहाँ डालो सेकेंड टाइप क्वेश्चन, ठीक है, और ऊपर लिख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आ सकते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है। लिखो, ऐसे प्रश्नों में यूपीएससी हमसे 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करने के बाद शून्यों की संख्या पूछ सकती है। अतः ऐसे प्रश्नों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2 व 5 की संख्या ज्ञात करना। 2 व 5 की संख्या ज्ञात करना, अर्थात 2 व 5 कितनी बार गुणनखंड में आएंगे। यही तो मेन है, बाकी और थोड़ा ना कोई मेन है। मतलब हमें सबसे ज़रूरी कि 2 व 5 कितनी बार आएगा ये बस चेक हो जाए, तो हम 1 से 1000 क्या 1 लाख तक की संख्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो 2 व 5 की संख्या ज्ञात करना था, 2 व 5 कितनी बार गुणनखंड में आएंगे, ठीक है। क्लियर? 2 व 5 कितनी बार गुणनखंड में आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना कि कभी भी 1 से लेके 1000 तक पूछे, 80 तक पूछे, 90 तक पूछे, 2500 तक पूछे, तो आपको बस ये याद रखना 2 और 5 की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। इतनी बातें। अब यहाँ पर एक डाल लो नोट। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में 1000 तक की संख्याओं में अमूमन हमें सर्वप्रथम 5 की संख्या ज्ञात करनी चाहिए। 5 की संख्या ज्ञात करनी चाहिए, कारण 5 का अंक 2 की अपेक्षा कम बार ही आता है, अपवाद को छोड़कर। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये कि जब भी हम 2 और 5 की संख्या निकालें गुणनखंड में, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, 2 को ना निकाल के 5 को निकालें। और अगर एक बार 5 निकल गया तो 2 फिर हम अमूमन जोड़ी बना लेंगे कि 2 तो इतना होगा ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 100 तक की जब भी आप संख्या निकालोगे और इसमें आप खाली बैठना, समय निकाल के खाली जब बैठोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि 1 से 100 तक में जो 2 आता है वो 140 बार आता है। समझ गए? 1 से 100 तक की गिनती में जो 2 की संख्या आएगी वो लगभग 140 बार आएगी, और जो 5 का जो अंक आएगा वो केवल और केवल 30 बार आएगा। और ये अनुपात हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा होगा तो हम पहले क्या करें, 5 की निकालें, तो हमें 2 की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर 5 की 30 बार निकल आई तो हम अमूमन कह देंगे 30 ही जोड़ियाँ बनेंगी, या 10 जोड़ियाँ बनेंगी, 20 जोड़ियाँ बनेंगी, ठीक है। तो 5 की निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 5 की जोड़ी जो निकालना है उसके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो 5 की जोड़ी, नई लाइन से एरो ऐसे बनाओ, 5 की जोड़ी निकालने की विधि, 5 की जोड़ी निकालने की विधि, ठीक है। 5 की जोड़ी निकालने की विधि पहले लिख लो, फिर समझा दूँ, नहीं तो फिर कहोगे सर आज उल्टा उल्टा क्या पढ़ा रहे हो, ठीक है। 5 की जोड़ी कैसे निकालते हैं उसकी विधि लिखो। 5 की जोड़ी निकालने के लिए, 5 की जोड़ी निकालने के लिए, सॉरी 5 की जोड़ी गलत लिखा दिया मैंने, 5 की जोड़ी नहीं, ये हेडिंग हटाओ, 5 की जोड़ी नहीं, 5 अंकों की बारंबारता, या 5 अंक कितनी बार आए, या 5 का अंक कितनी बार आया, ठीक है। लिखो 5 का अंक कितनी बार आएगा, यह ज्ञात करने की विधि, यह ज्ञात करने की विधि, ठीक है। इसको हेडिंग में डालो, ठीक। लिखो लिखो 5 का अंक, 5 के अंक की संख्या निकालने के लिए, 5 के अंक की संख्या निकालने के लिए हमें 5 के अंक की संख्या निकालने के लिए हमें दी गई संख्या में, हमें प्रश्न में, अरे भाई इतनी गलतियां क्यों हो रही भाई, मतलब मैं कभी इतनी गलतियां करता, बात क्या है ना कि मुझे बोलना भी है लिखाना भी है तो वो एक अलग हो जाता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। लिखो 5 के अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रश्न में दी गई संख्या, दी गई आएगा, बड़ी आएगा, है ना। प्रश्न में दी गई संख्या को 5 से तब तक भाग देंगे जब तक उसका शेषफल 5 से छोटा ना आ जाए, 5 से छोटा ना आ जाए। ध्यान देने वाली बात है कि जो भी भागफल आएगा या जितनी बार भी, अभी लिख लो, जितनी बार भी
भागफल आएगा उन सब को अंत में जोड़ देंगे तो हमें उस प्रश्न में दी गई संख्या में 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी, या कहें उस बड़ी संख्या में 5 गुणनखंड के रूप में कितनी बार आएगा पता चल जाएगा। लिखा भले बहुत बड़ा है लेकिन है ये बहुत सिंपल और सरल। ठीक है, आप बस तरीका भी जहाँ सीख गए ना, तुरंत ये परिभाषा अपने आप सरल हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या बताया कि 5 के अंक की संख्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें प्रश्न में दी गई संख्या को 5 से तब तक भाग देंगे जब तक उसका शेषफल 5 से छोटा ना आ जाए। ध्यान देने वाली बात है कि जो भी भागफल आएगा या जितनी बार भी भागफल आएगा उन सब को अंत में जोड़ देंगे तो हमें उस प्रश्न में दी गई संख्या में 5 अंकों की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगी, या कहें उस बड़ी संख्या में 5 का गुणनखंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ज्ञात हो जाएगी, या कहें उस बड़ी संख्या में 5 का गुणनखंड कितनी बार आएगा यह पता चल जाएगा। ठीक है, 5 का गुणनखंड कितनी बार आएगा पता चल जाएगा। यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि कितनी बार भागफल दें, है ना, तो ये समझना है। देखो यहाँ पे 2 बातें समझना है। पहली चीज़ क्या, यहाँ पर प्रश्न व्यंजक का नहीं आएगा, मतलब आपको ऐसा प्रश्न नहीं देगा 40 गुणे 50 गुणे 60 गुणे 70, ऐसा प्रश्न नहीं देगा। ऐसे में आपको ये विधि नहीं लगानी है। ये विधि कहाँ लगानी है, जब केवल एक संख्या हो, कोई भी बड़ी, मान लो आपको दे दे 100, 1 से लेके 100 तक गुणा करना, ये फैक्टोरियल का चिन्ह होता है। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं कहाँ पे, जब हम क्रमचय और संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ ये प्रतीक होता है। इसको कई बार L से लिखा जाता है और ऐसे 100 लिखा जाता है। इसका बस इतना मतलब है जो भी इसके अंदर नंबर है, ठीक है, उसका उल्टा 1 तक गुणा कर दो। जैसे 100 है तो 100 के बाद 99, फिर 98, फिर 97, फिर 96, ऐसे मतलब। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है 100 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 100 तक गुणा करने पे। ऐसे ही आपको अगर मिल जाए 1000 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या है, 1 से लेके 1000 तक गुणा किया गया है। ऐसे ही आपको मिल जाए मान लो 78 फैक्टोरियल तो 1 से लेके 78 तक की संख्याओं का गुणा किया गया है। आपको मिल जाए 248 फैक्टोरियल तो 1 से लेके 248 तक का गुणा किया गया। तो आप इस प्रतीक चिन्ह को, इन दोनों प्रतीक चिन्हों को, ठीक है, आप लिख लो। ऐसे प्रतीक चिन्ह को बॉक्स में बंद करो, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, इसको भी बोलते हैं L को फैक्टोरियल। ठीक है, बस जैसे विस्मय बोधक चिन्ह होता है ना, इसको अब ध्यान आया, देखो मुझे, इसको हिंदी में विस्मय बोधक बोलते हैं। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल होता है। तो जब भी ऐसी संख्याएं देगा कि 248 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य आएंगे, 78 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य आएंगे, 1000 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य आएंगे, 100 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य आएंगे, तो आपको ये निकालना है। ठीक, अब आप इमेजिन करो कि आप 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ऐसे करते हुए 100 तक का गुणा निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। क्या शून्यों की संख्या ज्ञात कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इवन जो 50 वाला मैंने आपको बताया था उसको भी आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे, वैसे नहीं निकाल पाओगे, थक जाओगे, बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे भी फैक्टोरियल वाला मैंने आपको कराया था ना, घात से रिलेट करके,
कि मैंने बोला था 1 × 1 × 50 फैक्टोरियल तक जाना है, जिसका आंसर 12 आया था 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे इस विधि से, ये मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो इस विधि को सीख गए तो फिर सब कुछ ईजी है। फिर वो आपको जो दूसरी विधि मैंने बताई थी ना, पावर वाली, घात वाली, कि 50 में भाग दो 2 का, फिर 4 का, फिर 8 का, 16 का, तो वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सवाल हमने आपको दिया था पहले उसी को सॉल्व कराते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, ये दिखाने के लिए ऐसे भी दे सकता है सवाल, और इंटू यहाँ 50 कर दे। ठीक, या आपको दे दे 1 × 2 × 3 × 5 4 × 5 × 6 × 7 और डैश 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 248, यहाँ पे ऐसे दे दे गुणा 248। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही चीज़ कह रहा है कि ये लास्ट वाले का फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ भी दे आपको, ये सब ना दे, केवल आपको 248 फैक्टोरियल दे दे तो भी यही बात, आपको 50 फैक्टोरियल दे दे तो भी यही बात। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब है उसके पहले की संख्याएं 1 तक लगातार गुणा हुई हैं। ठीक, लिख लो या भाई, लिख लो। फैक्टोरियल का अर्थ है फैक्टोरियल का अर्थ है कि दी गई संख्या दी गई संख्या घटते क्रम में, बढ़ते नहीं घटते, है, दी गई संख्या घटते क्रम में गुणनखंड में दी गई है, गुणनखंड में दी गई है 1 तक। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, 100 फैक्टोरियल बराबर 100 × 99 × 98 × 97 डैश 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 इंटू 1। ठीक है, इसी में लिख लो यहाँ पे 248 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 248 × 247 × 246 इंटू डैश 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 इंटू 1। ठीक है, 78 फैक्टोरियल 78 × 77 × 76 इंटू डैश 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 इंटू 1। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी, ऐसे भूलोगे नहीं। क्लियर, अब इतनी बातें समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को निकालना है। ठीक है, इंटू 50 में शून्य, कुल कितने शून्य होंगे, में कुल कितने शून्य होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे बस हमें 5 की जोड़ियाँ निकालनी है। ठीक है, तो आप लिखो हल 1 × 2 × 3 × 4 × डैश 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 गुणा 50 है। ठीक, तो हमें सिर्फ 50 पे निकालना है कि 5 कितनी बार आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम, जो भी ये 50 दिया है इसमें हम 5 से भाग देंगे, 5 का क्या करेंगे, एलसीएम, मतलब एक तरीके का इसमें 5 से भाग देंगे। ठीक है, एलसीएम में तो होता है 2 से शुरू करते हैं, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट 5 से भाग देंगे। अब डायरेक्ट आप 5 से भाग दोगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 5 × 5 10 बार गया। ठीक है, ध्यान देना कितनी बार गया, 10 बार गया। फिर दोबारा आप 5 से दोगे, क्यों, क्योंकि अब ये 10 क्या है, 5 से बड़ा है, तो कितनी बार ये जाएगा यहाँ पे, 5 दूना 10, 2 बार जाएगा। अब ये 2 देखो, ये छोटा है ना 5 से, तो अब आगे भाग नहीं देना है। क्लियर, अब जब भाग नहीं देना है तो जो ये आया भाग, पहली बार कितना आया, 10 आया, दूसरी बार कितना आया, 2 आया, तो ये टोटल कितना हो गया, 12। क्यों, 10 + 2, इसको जोड़ना है, इस भाग को। ये 2 बार भाग गया ना, एक बार 50 में भाग दिया, फिर 10 में भाग दिया, तो जो भागफल आए 10 और 2 इनको जोड़ना है। तो कितने मिले, 12, तो 12 भागफल मिले तो कितने होंगे, 12 शून्य होंगे। क्यों, क्योंकि 2 की जोड़ियाँ तो हमेशा ज़्यादा ही होती हैं। ठीक है, तो 2 की जोड़ियाँ आपको यहाँ नहीं पता करनी, तो 12 यहाँ शून्य होंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपको निकालना है। अब मान लो आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दे, ठीक है, अब आप निकाल के बताओ। अच्छा, ठीक है, 100 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने शून्य होंगे, 100 फैक्टोरियल में कुल कितने शून्य होंगे, A 24, B 36, C 25, D
23 है ना, D23। ठीक, आप बताओ। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, गुणा उड़ा कुछ नहीं करना है। आपने ऐसे किया होगा 100 और 100 को आपने क्या किया होगा, 5 से भाग दिया होगा। 5 दूना 10, 20 बार गया। फिर आपने 5 चौको 20। अब देखिए 4 ये छोटा है तो 20 और 4 हमने जोड़ दिया तो कितने आ गए, 24। तो 24 ये क्या है, शून्य है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवालों को, ऐसे सवालों को करते हैं। ठीक है, अब 2-3 सवाल करा देते हैं ताकि आपका ये आंसर क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। आप निकालोगे तो आप थक जाओगे कि शून्य मतलब 2 आप निकालना 100 तक की गिनती उस दिन लिखाई थी ना, आप चेक करना कि 2 कितनी बार आया है, तो आपको दिख जाएगा अपने आप कि अच्छा 2 इतनी बार आ रहा है। ठीक है, मतलब वो 140 मैंने बोला ना, इमेजिन है नंबर, पहले मैंने जो बोल दिया था 140 की 2 140 बार आएगा, मान लो है ना 140 बार आया है। ठीक है, मतलब ज़्यादा ही आएगा, 5 से कम तो नहीं आएगा। ये भी सिखाऊंगा आगे। ये आता है ना पेज नंबर वाला क्वेश्चन कि पेजों की संख्या में ये कितनी बार आएगा, वो कितनी बार आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलो, अच्छा आप बताओ 78 फैक्टोरियल का क्या आंसर, कितने शून्य होंगे, 248 फैक्टोरियल के कितने होंगे और 40 फैक्टोरियल के कितने होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इनके जवाब दीजिए। उम्मीद है आपने इनको सॉल्व किया होगा और आपका आंसर निकला होगा। ठीक है, तो 78 का क्या होगा, आपने सीधे 5 से भाग दिया होगा। 5 एकम 5, 2 बचे, 5m 25। ठीक है, फिर आपने 5 से भाग दिया, 5 15, अब ये 3 छोटा है तो 15 और 3 कितना हो गया, 18। तो कितना हो गया, 18 जीरो, तो ये क्या होगा 18, यहाँ शून्य आएंगे। 248 का आपको क्या करना है, 5 से भाग देना है। 5 को 20, 4 बचा है ना, 5 9 45। ठीक है, 3 बचा है यहाँ पे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। फिर 5 9 45। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, फिर 5 से भाग देना है। 5 एकम 5, तो यहाँ 49 और एक 50 और 9 कितने हो गए, 59। तो यहाँ पे 248 में कितने आएंगे, 59 जीरो आएंगे। सोचो। फिर 40 की अगर हम बात करें तो 40 में क्या है, 5 अट्ठे 40। ठीक है, ये 8 बार ही जा रहा है। ठीक है, फिर 5 एकम 5। ठीक, तो यहाँ टोटल कितने हो गए, 8 + 1 यानी कि 9। समझ गए, तो ऐसे हमें भाग देना, तो यहाँ पे 9 शून्य आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपसे शून्यों को लेकर अगर प्रश्न पूछा जाए यूपीएससी में, तो आप शून्यों को लेकर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे ज़्यादा आपको कोई तरीका नहीं याद रखना है, कोई तरीका आपसे नहीं पूछेगा, ना ही आपको फंसना है। बाकी जो भी तरीके होंगे वो हम आपको टेस्ट सीरीज में देंगे। टेस्ट सीरीज के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सीट में देंगे। ठीक है, और फिर वहाँ कुछ जब नए क्वेश्चन आप टकराएंगे ना, अभी यहाँ सारे बता दूंगा तो फिर टेस्ट में आपको सरप्राइज और मैजिक कैसे दूंगा, ये भी तो है ना। मान लो आपको बियॉन्ड कैसे सोचने के लिए वहाँ मजबूर करूँगा कि आप ऐसे भी तो सोच सकते थे, ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन बना दिया ऐसे, ठीक है, इमेजिन करो मैंने एक क्वेश्चन ऐसे बना दिया। ठीक है, 1 से लेके, ठीक है, 1 लाख तक का मैंने ऐसे करके बना दिया। ठीक है, या 1 लाख तक का नहीं बनाया मैंने, 1 गुणा 24 मतलब ऐसे बना दिया, 24 5 6 7 8 फैक्टोरियल है ना, ऐसे एक एक करके करके ऐसे बना दिया। ठीक, या मैंने एक अनंत का बना दिया है ना, तो फिर कैसे आप करोगे, कुछ तो पता होना चाहिए ना तरीका। तो उम्मीद है आप समझ गए मेरी बात को। ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में अब एक नए टॉपिक के साथ। क्या नाम है उसका, इकाई का अंक। ठीक है, ये भी सिंपल टॉपिक है, जैसे ये है वैसे वो भी है। यहाँ बस इसमें आराम ये इकाई के अंक में कि पूरी संख्या को कैलकुलेशन नहीं करना होता है, सिर्फ इकाई को ही करना है। ठीक है, यहाँ क्या है, जीरो के चक्कर में सबको काउंट करना पड़ता है। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।